दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसके बारे में आपने बचपन में कई बार सुना होगा और कई बार इस चीज़ को खरीदने का भी सोचा होगा। हम बात कर रहे हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला जूते की सच्ची कहानी के बारे में, जिसका नाम है एयर जॉर्डन। लेकिन इसको आखिर बनाया कैसे गया और इसके पीछे की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। तो कहानी शुरू होती है या हम नाइकी के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जिसके अंदर काफ़ी कूल इन्वायरमेंट है। सभी लोग अपने कामों में बिजी हैं और इन्हीं में हम स्काउट नाम के आदमी को देखते हैं, जिसका मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन का काम है। लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई प्लेयर नहीं मिला है जिसके साथ वो अपने शूज़ के प्रमोशन करवा सके। अब इसके बाद वो हेडक्वार्टर जाता है, जहाँ पर हमें कुछ मार्केटिंग के बारे में चीज़ें बताई जाती है, जैसे कि अभी मार्केट में 3 बड़ी कंपनीज है जिन्होंने शूज़ मार्केट को कैप्चर कर रखा है, जिनमें कॉन्वर्स ने सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर करा है, जो कि ये 54%, वहीं एडिडास ने 29% और सबसे कम नाइकी ने सिर्फ 17%। इसलिए वो लोग अब कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। जिसके बाद हम वहाँ एक बोर्ड मेंबर की मीटिंग होते हुए देखते हैं, जिन्होंने 10 बास्केटबॉल प्लेयर को चूज किया है अपने जूते स्पॉन्सर करने के लिए। ये सभी प्लेयर $2.5 लाख के अंदर आ रहे थे। वो उन्हीं से अपना स्पॉन्सर कराएंगे। लेकिन जब स्कॉट उन प्लेयर के बारे में उन लोगों से पूछता है तो उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। वो बस उनके पिछले स्कोर को देखकर उन्हें सेलेक्ट कर रहे थे। ये कोई बहुत ही पॉपुलर प्लेयर नहीं थे, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और सभी से कहता है कि इससे हमारा और नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे प्लेयर को ढूंढना है जो हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दे सके, ना कि शॉर्ट टर्म। तभी उसका कलीग रॉफ वॉशरूम चला जाता है, जहाँ पर स्काउट भी जाता है और उससे कहता है कि हमें अपना बजट को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने एक माइकल जॉर्डन नाम के प्लेयर को देखा है जिसको एडिडास वाले साइन करने वाले हैं। हमें थोड़ा सा और पैसा लगाना होगा जिससे कि हम उसे पहले अपनी तरफ कर सकें। और माइकल जॉर्डन एक ऐसा प्लेयर है जो अकेले ही 3 प्लेयर के बराबर है। तो रॉफ कहता है कि इसके लिए तुम्हें बॉस से बात करनी होगी। तो स्कॉट नाइकी के सीईओ फिल के पास जाता है और उन्हें इस बारे में बताता है। दोनों की काफ़ी अच्छी जमती थी, वो दोनों एक दोस्त की तरह होते हैं। इसलिए स्काउट उसे सब कुछ खुलकर बताता है कि कैसे धीरे धीरे करके एडिडास सभी अच्छे प्लेयर को ले रहा है और हमें भी ऐसा ही कुछ करना होगा ताकि हम मार्केट में अपनी पहचान बना सकें और लोगों को नाइकी के बारे में और पता चले। और माइकल जॉर्डन को लेने के हमें $5 लाख का बजट करना होगा। लेकिन फिल ये कह के रिजेक्ट कर देता है कि हमें बास्केट शूज़ से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि वो लोग बस बास्केटबॉल खेलते हुए पहनते हैं, पर रनिंग शूज़ पे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो शूज़ लोग हर ओकेजन पर पहन सकते हैं। और जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले साल हमारा बहुत नुकसान हुआ है। इस बात से स्काउट नाराज़ हो जाता है। अब घर जाने पे स्काउट सभी प्लेयर की वीडियो देख रहा होता है, लेकिन उसकी नज़र बार बार माइकल जॉर्डन पर आकर अटक जाती है। वो उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि ये प्लेयर लंबी रेस का घोड़ा है और इसलिए वो उसकी रिकॉर्डिंग को बार बार देखता रहता है। और अगले दिन अपने मार्केटिंग हेड रॉफ के पास लेकर जाता है और इस बारे में बताता है और कहता है कि मुझे वो तीनों प्लेयर नहीं चाहिए। हमारे पास $2.5 लाख है ना, कि हम उन पैसों से एक ही प्लेयर लेंगे और वो है माइकल जॉर्डन। और मुझे बस यही चाहिए, जॉर्डन। ये हमें बहुत प्रॉफिट करवाएगा और इसे लेकर मैं ऐसे शूज़ बनाना चाहता हूँ जो इससे और हमारी दोनों की पहचान बने। और जब भी लोग उस जूते को पहने, उन्हें फील होना चाहिए कि वो एक जूता नहीं पहन रहे, बल्कि वो माइकल जॉर्डन की पहचान को पहन रहे। वो किसी भी हद तक जा सकता था उस प्लेयर को अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए। लेकिन रॉफ को इस बात का डर था कि अगर वो 3 प्लेयर का पैसा एक पे ही लगा देगा तो इससे उन्हें नुकसान भी हो सकता है और कहीं ना कहीं एडिडास वाले जॉर्डन को लेने के लिए उससे ज़्यादा पैसे हायर करेंगे और हमारे पास उतना बजट नहीं है। वेल, आप लोग सोच रहे होंगे कि सभी लोग माइकल जॉर्डन को क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि वो दोस्तों उस समय का एक बेहतरीन प्लेयर था और आगे जाकर एक इतिहास रचने वाला था। और ये बात स्काउट अच्छे से जानता था। अब यहाँ स्काउट रुकने वाला नहीं था। वो जितनी जल्दी हो सके जॉर्डन से मिलना चाहता है, इसलिए वो उसके मैनेजर को कॉल लगाता है मीटिंग के लिए। लेकिन वो तो साफ साफ मना कर देता है कि सर किसी भी नाइकी ऑफिशियल से बात करने के लिए राजी नहीं है। तो यहाँ स्काउट उसे बताता है कि एडिडास एक नाजी द्वारा शुरू की गई कंपनी है और उसे जब जॉर्डन प्रमोट करेंगे तो उन्हें बुरा भला कहा जाएगा। इस बात से मैनेजर चिढ़ जाता है और फोन को काट देता है। यानी कि पहली कॉल तो खत्म हुई। अब यहाँ पर स्काउट फिर से फिल के पास जाता है और उसे फिर से डील के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। लेकिन फिल डर रहा था इतने पैसे एक ही प्लेयर पर लगाने के लिए। तो यहाँ स्काउट उसे वो स्लोगन याद दिलाता जो वो सभी एम्प्लॉय को बार बार कहता है। वो स्लोगन था, टेक द रिस्क और विन द मैच। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी। वहीं कॉन्वर्स और एडिडास तो पूरी तरह से तैयार भी थे जॉर्डन को लेने के लिए। उन लोगों का बजट भी इनके बजट से दुगना होता है और ऐसे में माइकल जॉर्डन को साइन कर पाना असंभव था। वो क्यों सस्ते में किसी से डील करेगा। लेकिन यहाँ स्काउट ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इस एग्रीमेंट के लिए वो फिर से वादा करता है कि अगले साल हमारा शेयर एडिडास से ज़्यादा होगा।
इसके बाद वो फिर से जॉर्डन के मैनेजर को कॉल करता है, लेकिन वो बताता है कि सर सिर्फ उन्हीं कंपनी के साथ डील करते हैं जिन्होंने ऑफिशियल एडवांस में अनाउंसमेंट की है और जिनका बजट $3.5 लाख हो। अब ये दोनों ही नाइकी के पास नहीं थे, इसलिए अब स्काउट को कुछ और जुगाड़ करना होगा। उसे कैसे भी करके माइकल से मिलना होगा, तभी जाकर वो उसे अपना ब्रांड के बारे में बता पाएगा। उस दिन उसकी असली सेलमैन वाली स्किल काम आएगी। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि स्काउट जो कदम उठाने जा रहा है वो 1986 के बाद एक इतिहास में गोल्डन वर्ड में लिखा जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले एक कहानी आपको देखनी होगी। यहाँ से वो बास्केटबॉल के कोच और माइकल जॉर्डन के बहुत ही करीबी जॉर्ज रेवलिंग से मिलता है और उन्हें बताता है कि कैसे भी करके वो जॉर्डन के साथ उसकी एक मीटिंग फिक्स करा दे। तो कोच कहते हैं कि जॉर्डन ने मुझसे कहा है कि वो नाइकी ज्वाइन नहीं करेगा। वो असल में अपने शुरुआती दौर से ही एडिडास का फैन रहा है। भले ही उसकी टीम को कॉन्वर्स स्पॉन्सर कर रहे हो, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करता है तो एडिडास के शूज़ पहनता है, लेकिन खेलते टाइम वो कॉन्वर्स के जूते चेंज कर लेता है बस स्पॉन्सर के लिए। चाहे तुम उसे कितने भी पैसे दे दो या फिर उसकी ड्रीम कार भी दे दो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितने भी एग्रीमेंट बहुत सारे डिसीजन होते हैं वो सब उसकी मॉम ही देखती हैं। अब ये सुनकर स्कॉट खुश होता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन वो कोच उसे समझाता है कि ऐसा गलती से भी मत करना, क्योंकि अगर इस बारे में जॉर्डन को पता चल गया या फिर NBA फेडरेशन को पता चल गया तो वो तुम्हें हर जगह से फायर कर देंगे। लेकिन यहाँ स्काउट के दिमाग में क्या चल रहा था वो तो आपको पता ही है। उधर 2 दिन ऑफिस ना पहुंचने पर रॉफ उसे कॉल लगाता है तो वो उसे बताता है कि मैं अभी नॉर्थ कैरोलिना में हूँ। ये सुनकर वो गुस्से में फ़ोन कट कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर कौन रहता है। जी हाँ, आपने सही सोचा, स्काउट जॉर्डन की फैमिली के घर जा रहा है, जहाँ पर उसे उसके डैड जेम्स मिलते हैं, जो उसे बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। लेकिन जब वहाँ जॉर्डन की मॉम डेलारिस आती हैं तो नाइकी का नाम सुनकर उसे वहाँ से जाने को कहती है और ये भी वार्न करती हैं कि आइंदा से ऐसी हरकत मत करना किसी भी प्लेयर के घर आने की। लेकिन यहाँ स्काउट उसे बस उनके 5 मिनट मांगता है, क्योंकि उसे पता था कि उसने जॉर्डन की मॉम को कन्विंस कर लिया तो वो जॉर्डन को भी मना लेगा। इसीलिए वो उन्हें समझाता है, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर जॉर्डन को नाइकी का एम्बेसडर बनाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं बस आपको ये बताने आया हूँ कि अगर जॉर्डन ने कॉन्वर्स को साइन किया तो एक महान प्लेयर बनेगा और उन महान प्लेयर की लिस्ट में आ जाएगा जिसको कॉन्वर्स ने साइन किया। वहीं एडिडास ने अगर उसको साइन किया तो वो उनके मामलों में ही उलझा रहेगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एडिडास की CEO की मौत हो गई है, जिसके बाद वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि असल में वो किससे CEO बनाए। लेकिन अगर उसने नाइकी को चूज करा, उसे साइन करा, तो पूरी दुनिया का अट्रैक्शन अपनी ओर खींच लेगा और हर तरफ उसकी बात होगी, क्योंकि अभी इस समय पर नाइकी दोनों कंपनी से बहुत नीचे है और ऐसे में इतने यंग इमर्जिंग प्लेयर का ऐसा डिसीजन सभी को चौंका देगा। जाते जाते वो उनसे एक और चीज बताता है कि उसने अपना पूरा करियर दांव पर लगाया है सिर्फ आपके बेटे को सुपरस्टार बनाने के लिए, एक ऐसा जूता बनाने के लिए जिसे 100 साल बाद भी दुनिया याद रखेगी। इसके बाद वो ऑफिस आ जाता। अब वहाँ उसके पास मैनेजर का कॉल आता है, जो उसे इस हरकत के लिए बहुत सुनाता है, उसे जेल भी करवाने की धमकी देता है, क्योंकि उससे उसका बिजनेस खराब हो जाएगा। अब वो ये तक कह देता है कि जब तक वो मैनेजर है तब तक जॉर्डन किसी भी नाइकी के ब्रांड को साइन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ स्काउट उससे कहता है कि मैं तुमसे मंडे को मिलता हूँ, यानी कि जॉर्डन की मॉम मान गई है और मंडे को जॉर्डन के साथ उनकी मीटिंग फिक्स है। अब यहाँ फिर से स्काउट को फिल की डांट सुननी पड़ती है, क्योंकि उसने उनके घर जाने का डिसीजन उसके बिना लिया था, इसलिए वो उसे बहुत बुरा भला सुनाता है। लेकिन यहाँ स्काउट उसे समझाता है कि नेक्स्ट मंडे मैंने जॉर्डन के साथ मीटिंग फिक्स करी है, पर फिल का कहना था कि उनके पास अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है बजट के लिए, और अगर उसका मन बदल गया तो वो उस मीटिंग को कैंसिल भी कर सकता है। अब ये सुनकर स्कॉट बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो मेरी इस कंपनी में फिर कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर उसने सच में अपना करियर दांव पर लगा दिया था। अब कुछ देर बाद उसके पास रॉफ आता है, जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि वो अगले मंडे जॉर्डन से मिल रहा है। और दोस्तों, ऐसा नाइकी में पहली बार होने वाला है, इसलिए वो उसे एक आइडिया देता है कि क्यों ना उसके लिए एक खास शूज़ बनाया जाए जैसा जूता आज तक कभी नहीं बनाया गया। और यहाँ से दोस्तों शुरुआत होती है एक ऐसे शूज़ की कहानी की जिसे पिछले 50 साल हर बच्चा, हर जवान आदमी पहनना चाहता है, उसे खरीदना चाहता है। उधर हम जॉर्डन फैमिली को देखते हैं जो कॉन्वर्स के हेडक्वार्टर मीटिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ डेलारिस जब उनके ऐड को देखती है तो वो समझ जाती है कि जॉर्डन के साथ 2 और प्लेयर हैं, यानी कि कॉन्वर्स की पहली प्रायोरिटी कोई और है। और यहाँ उसे स्काउट की बात याद आती है। वहीं दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं जो नाइकी का डिज़ाइनर होता है। उसके पास एक सैम्पल डिज़ाइन था जो वो हमेशा से बनाना चाहता था, जिसे वो स्काउट और रॉफ को दिखाता है। पर यहाँ स्काउट उस जूते के एंकल को थोड़ा ऊपर करने को कहता है ताकि नाइकी का लोगो बड़ा दिखने लगे। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी और वो था कलर की।
अब दोस्तों यहाँ पर NBA का रूल है कि हर प्लेयर के जूते में 51% वाइट कलर होना चाहिए और रूल तोड़ने पर उन्हें $5000 का फाइन बनना होगा। और ऐसे में अगर नाइकी ने एक कलरफुल जूता बना भी लिया तो वो जॉर्डन मैच में पहन नहीं पाएगा, तो मतलब जूता बनाना बेकार है। अब ये सारी प्रॉब्लम को देखकर रॉफ तुरंत कहता है कि ठीक है, तुम एक कलरफुल जूता बनाओ, जो भी फाइन होगा वो नाइकी भरेगा। अगर हमें करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है तो 1000 की क्या वैल्यू है। लेकिन यहाँ स्काउट एक ऐसा जूता बनाना चाहता था जो जॉर्डन की स्टाइल को सूट कर सके, जिसे पहनकर उसकी पर्सनालिटी झलक सके, और ऐसा कोई कलर होना चाहिए जो लोगों की आंखों में जम जाए। और यहाँ पीटर उन्हें रेड कलर का आइडिया देता है जो उन्हें सही लगता है। अब आखिर में आता है नाम, तो ये भी उन्हें पीटर ही बताता है और कहता है कि हम ये शूज़ सिर्फ जॉर्डन के लिए बना रहे, तो क्यों ना हम इसे जॉर्डन का ही नाम दें। तो यहाँ पर बनता है आइकॉनिक जूता एयर जॉर्डन। दूसरी ओर जॉर्डन फैमिली अब एडिडास के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें उनके डिज़ाइन पसंद नहीं आते। और सबसे बड़ी चीज़ जो डेलारिस नोटिस करती है कि वहाँ कोई डिसीजन मेकर नहीं था। जैसे कि स्काउट ने उन्हें बताया था, सभी बोर्ड मेंबर एक दूसरे से बहस में लगे हुए थे और ऐसे में डील करना उसे कंफ्यूज कर रहा था। इधर नाइकी के बेसमेंट में वो पहली बार एयर जॉर्डन का जूता बनकर तैयार हो गया था, जिसे देखकर स्काउट के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये दिखने में जूता कमाल का था। एक दिन जब फिल वॉक करके वापस आता है तो वो स्काउट को ऑफिस में ही सोते हुआ देखता है। तब उसे पता चलता है कि वो असल में इस डील को लेकर कितना सीरियस है, और इसीलिए उसकी डेडिकेशन को देखकर वो ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए मान जाता है और सभी को इवनिंग में एक मीटिंग के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो अपना बजट, अपने ऐड और उस शूज़ के बारे में बात करते हैं। और फिल को ये भी बताते हैं कि हमारे हर मैच की फाइन पे करनी होगी, लेकिन वो काफ़ी कम हो और इसीलिए वो उसके लिए भी मान जाता है। अब इसके बाद वो दिन आ जाता है जब माइकल जॉर्डन और उसकी फैमिली को नाइकी से मीटिंग के लिए आना था। अब फाइनली वो आ जाता है और सभी की मीटिंग होती है। एयर जॉर्डन को देखकर माइकल काफ़ी खुश होता है। तभी वहाँ फिल आता है और भागते हुए वो ऐसा दिखाना चाह रहा था कि वो बिजी है, क्योंकि वो कंपनी का CEO है और इससे उनका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसके बाद वो लोग प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं, लेकिन स्काउट नोटिस करता है कि डेलारिस बोर हो रही है, इसलिए वो फौरन उस ऐड को बंद कर देता है और अपनी एक सेल्समैन वाली स्पीच देना शुरू करता है, जिसमें वो उन्हें बताता है कि अगर माइकल और ब्रांड के साथ डील साइन करेगा तो जायज़ सी बात है कि उसे फेम और पैसा मिलेगा, लेकिन हम तुम्हें वहाँ पहुँचाना चाहते हैं जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँचा। आगे जाकर तुम्हारी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, तुम उस समय अकेले होगे और उस वक्त तुम क्या करोगे। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब तुम अच्छे से जानते हो। एक जूता सिर्फ एक जूता होता है जब तक उसे कोई पहने ना, और हम चाहते हैं कि तुम जॉर्डन को पहनो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या चीज़ हो। अगर इस शूज़ को लोग आज से 40 साल बाद भी अपने पैरों में पहनेंगे तो वो जॉर्डन को याद करेंगे, क्योंकि ये जूता जॉर्डन के नाम से जुड़ा हुआ है। अब जॉर्डन फैमिली उसकी बात से बहुत खुश लग रही थी। तभी फिल भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट रख देता है। ये अभी तक का नाइकी की सबसे बड़ी डील थी। स्काउट की स्पीच सुनकर सभी दोस्त यहाँ पर हैरान होते हैं, क्योंकि किसी को इसके बारे में पता नहीं था। अब यहाँ से स्काउट और नाइकी के लिए थोड़े कठिन दिन शुरू होने वाले थे, क्योंकि उन्हें अब डेलारिस की कॉल का वेट करना होगा। अब 4 दिन बाद आखिरकार उनका कॉल आता है और उन्हें बताती है कि हमारे एडिडास और कॉन्वर्स के साथ डील कैंसिल कर दी है। ये सुनकर स्काउट खुश होता है कि उसकी मेहनत अब रंग लाई है, लेकिन यहाँ पर डेलारिस की कुछ शर्तें होती है। वो बताती हैं कि हर एयर जॉर्डन बेचने पर कुछ शेयर उन्हें चाहिए, यानी कि रॉयल्टी फीस, और जब तक वो जूते बिकते रहेंगे उन्हें प्रॉफिट चाहिए। दूसरी शर्त होती है कि उन्हें एक मर्सिडीज बेंज कार चाहिए। अब ये सुनकर स्काउट शॉक हो जाता है कि ऐसी कोई डील होगी, उसे पता ही नहीं था, और ये चीज़ उसे परेशान करने लगती, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी प्लेयर जूतों की सेल में परसेंटेज ले। अब वो डेलारिस को समझाता है कि बिजनेस ऐसे काम नहीं करता, हम उसकी जो भी फीस है वो पूरी दे रहे हैं। लेकिन डेलारिस जानती थी कि ये $2.5 लाख सिर्फ वन टाइम है, लेकिन अगर उसे हर जूतों पर शेयर मिलेंगे तो वो पूरी लाइफ लाखों डॉलर कमाते रहेंगे। अब वो ये भी कहती है कि अगर तुम पैसे कमाओगे तो हमें भी देने होंगे। इसलिए स्काउट अपने CEO के पास जाता और उन्हें इस बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पर फिल बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है। इसके बाद हमें एक कोड दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि इफ़ वी डू द राइट थिंग वी विल मेक डैम नियर ऑटोमेटिक मनी। मतलब दोस्तों, हम सही चीज़ सही समय पर करते हैं तो जो पैसा हम बनाते हैं वो ऑटोमेटिक बनना चालू हो जाता है, और यही चीज़ स्कॉट ने कर दी थी। उसने नाइकी के लिए तिजोरी खोल दी थी और फौरन डेलारिस को कॉल करके डील डन करने को बोलता है। ये नाइकी के लिए एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी, जिसका अंदाज़ा इन्हें अगले साल होने वाला है। सभी बहुत ही खुश होते हैं। स्काउट फिल को बताता है कि हमने कर दिखाया, लेकिन यहाँ फिल उसकी तारीफ करता है और वो कहता है कि उसके अंदर बहुत करेज है और नाइकी को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। फिल यहाँ पर थोड़ा परेशान भी था वो शेयर को लेकर। वो खुद को समझाने के लिए बोलता है कि यार एक ही बंदा तो है जॉर्डन, वो कितने पैसे ले लेगा, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि जॉर्डन के कितने शूज़ बिकने वाले हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस डील के पहले ही साल में नाइकी ने सिर्फ एयर जॉर्डन को बेच करके $162 मिलियन कमाए, जो अभी तक के लिए रिकॉर्ड था।
उसी साल जॉर्डन के घर पर मर्सिडीज बेंज भी पहुंचा दी गई और नाइकी और स्कॉट के इस ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट के बदौलत आज के समय में नाइकी हर साल एयर जॉर्डन के जूतों को बेचकर करीब $4 बिलियन से ज्यादा पैसा कमा रहा है, जिसमें से $400 मिलियन माइकल जॉर्डन को जाता है हर साल। अब 3 से 4 सालों में नाइकी ने आसमान को छूना शुरू कर दिया और आगे जाकर साल 2003 में नाइकी कंपनी ने उस कंपनी को खरीद लिया जिसे 5 साल पहले शूज ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा शेयर थे। नाइकी ने खरीद लिया कॉन्वर्स कंपनी को। वहीं पीटर ने अपना नया लोगो भी तैयार कर लिया था जो सिर्फ एयर जॉर्डन के जूतों पर रहेगा, जिसमें माइकल हवा में उछलकर शूट कर रहा है। और वहीं ये लोगो आज एयर जॉर्डन की पहचान बन गया है। इसी से लोग पहचानते हैं कि वो असली है या फिर नकली है। वेल गाइज, मेरा आपसे ये सवाल है कि एयर जॉर्डन का इंडिया में क्या प्राइस है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।